शाही कब्जा है। रूस की सेना चारों तरफ है, लेकिन फिर भी चेचन लड़ाके कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब समय आ गया है, चेचन लड़ाके और रूस की सेना एक साथ मिलकर के रूस का झंडा मारियुपोल में लहराने के लिए फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी में है। इस बीच मारियुपोल शहर के दूसरे हिस्से से चेचन लड़ाकों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग और रह रहकर हो रहे धमाकों की आवाजें आती सुनाई दी, जबकि एक दीवार की आड़ लेकर उसे कादिरव के एक लड़ाके ने सामने की तरफ भारी फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से दौड़कर आए दूसरे चेचन लड़ाके ने फिर एक रॉकेट उसी दिशा में दाग दिया जिधर उसका साथी गोली चला रहा था। इस बीच वीडियो में वहां कई सैनिकों के शव भी पड़े दिखाई दिए। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि ये शव यूक्रेन के सैनिकों के हैं। इस बीच रूस ने दावा किया कि मारियुपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिक ने सरेंडर किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारियुपोल से जो तस्वीरें आई, उसने बता दिया था कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारियुपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारियुपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारियुपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारियुपोल को बचाने के लिए एक साथ दो ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारियुपोल के एक बड़े इलाके से ज़ेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं, और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया। और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारियुपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरव ने कुछ दिनों पहले ही मारियुपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारियुपोल पर कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारियुपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारियुपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारियुपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची खुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा। और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और अमेरिका लगातार प्रतिबंध अब सख्त करते जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 ने रूस में नए निवेश पर रोक का ऐलान किया है।
जिसके बाद रूस की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। यानी रूस में अब कोई भी देश, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन या फिर G7 से जुड़ा कोई भी देश अब निवेश नहीं करेगा। वहीं खबर है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रतिबंधों की मार झेल रहा रूस दवाओं के लिए तरस गया। हाल ये है कि वहां लोगों को सर्दी जुकाम की दवाई खरीदने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए। इसके बाद वहां के लोगों ने पैनिक बाइंग यानी घबराकर दवाओं की खरीदारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में दवाएं खत्म होने की अफवाह तेजी से फैल रही है। इससे राजधानी मॉस्को समेत कई इलाकों में दवाओं की भारी कमी देखी गई। दुकानों में जरूरी दवाएं तो छोड़िए, सर्दी जुकाम के सिरप तक गायब हो गए। कहा जा रहा है कि रूस में इस वक्त करीब 80 तरह की दवाओं की कमी है। हालांकि पुतिन सरकार ने इसकी कमी से इनकार किया और लोगों से दवाओं की जमाखोरी नहीं करने की अपील की। अब भले ही रूस सरकार ने अभी दवाओं की कमी नहीं होने की बात कही है, लेकिन युद्ध से बदले हालात के बाद रूस की नजर दवाएं खरीदने के लिए भी भारत पर टिकी है। पिछले दिनों रूस के राजदूत ने भारत को दवाओं का बड़ा बाजार बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ दुनिया की लगभग हर दवाई बनाई जाती है और भारत इसका बड़ा सप्लायर भी है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस पर और कड़ी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव रख दिया और इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन पर हमला करने के विरोध में रूस पर कई पाबंदियां लगाई थी। लेकिन इस बार उस पर पाबंदियों को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस से कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई तरह की चीजों के आयात पर रोक लगाने की बात कही। इन पाबंदियों का ऐलान करते वक्त यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके बैन से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को पुतिन का एक बड़ा अपराध भी करार दिया। यही नहीं, यूरोपीय संघ ने आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने का दावा किया। The perpetrators of these heinous crimes must not go unpunished. जाहिर है, इन पाबंदियों के लगने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के साथ रूस का व्यापार और कम हो जाएगा। क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की ये 5वीं कड़ी है, जिसमें रूस के कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई दूसरी चीजों के आयात पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया। बताया गया कि इससे रूस को करीब 9 बिलियन यूरो यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 74,295 करोड़ का हर साल नुकसान हो सकता है। इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों से रूस को होने वाले सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगाने की बात कही गई, जो कि करीब 10 बिलियन यूरो या कहें कि भारतीय रुपयों में 85,550 करोड़ का हर साल का होता है। यही नहीं, रूस के जहाजों को यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही रूस के 4 बड़े बैंकों के साथ भी यूरोपीय संघ के देशों से किसी भी तरह के लेन देन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा गया। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध का असर इस साल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पर भी पड़ सकता है और खबर है कि रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि डैनियल मेदवेदेव अपनी अभी जो रैंकिंग है उसमें दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं और अब वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाले दावेदारों में शामिल हैं। दावा है कि अगर मेदवेदेव विंबलडन प्रतियोगिता जीतने में कामयाब रहे तो यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। ऐसे में खबर तो ये भी आ रही है कि रूसी खिलाड़ियों से पुतिन की निंदा वाले एक फॉर्म पर साइन करवाए जाएंगे और इसी के बाद वो विंबलडन में खेल सकेंगे। यानी पहले पुतिन की आलोचना करो, फिर विंबलडन में खेलो वाली अपनी जो नीति है उसे अपनाया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां पर मिकोलाइव शहर पर रूस ने क्लस्टर बमों से हमले किए हैं और इन हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 41 लोग घायल भी हो गए हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्लस्टर बमों से अब एक के बाद एक कई शहरों को तबाह कर रहा है रूस। और ऐसे में एक शहर मिकोलाइव भी है जहां पर क्लस्टर बमों से आक्रमण किया गया रूस की सेना द्वारा। और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिकोलाइव शहर में रूस ने इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया। ये बम दूसरों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बल्कि बमों का एक गुच्छा होता है और इस बम को लड़ाकू विमानों की मदद से गिराया जा सकता है। और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है, जिसके बाद इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे और बड़े बम इलाके में फैल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बम तक हो सकते हैं और इस
और इस बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां पर बड़े इलाके में बड़ी तबाही मच जाती है। अमेरिका ने स्पेन में रूसी कारोबारी विक्टर वेक्सेलबर्ग की एक सुपर यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी बताया जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उनके सुपर यॉट को जब्त कर लिया। बताया गया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के विरोध में उन पर यह कार्रवाई की गई। पिछले दिनों अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था। अब इसी के तहत इस आलीशान यॉट के जरिए विक्टर वेक्सेलबर्ग को निशाना बनाया गया। यॉट को सीज करने के बाद स्पेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने इसकी तलाशी ली। हालांकि बाइडेन सरकार पहले इस यॉट मालिक की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और अब टेंगो नाम की उनकी ये सुपर यॉट भी उनसे छिन गई। इस आलीशान यॉट में कई सुविधाएं मौजूद हैं और इसकी कीमत $99 मिलियन से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 750 करोड़ है। वहीं पुतिन के करीबी और रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच की यॉट को तुर्की से भी भागना पड़ा। पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के कई देशों ने इस रूसी कारोबारियों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद उनकी इस यॉट को तुर्की से भी निकलना पड़ा। इससे पहले ये यॉट यूरोप के ज्यादातर देशों से भगाए जाने के बाद आश्रय की तलाश में तुर्की के बंदरगाह पहुंची, मगर जल्द ये साफ हो गया कि वहां भी उसे पनाह नहीं मिलने वाली। रोमन अब्रामोविच की ये यॉट दुनिया की सबसे महंगी यॉट में शामिल है, जिसमें हेलीपैड और स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इसके अलावा यॉट में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो इंसान ख्वाहिश रखता है। असल में तुर्की सरकार के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध है। इसी उम्मीद पर इस यॉट को तुर्की के बंदरगाह लाया गया था, पर अब समंदर में तैरता अब्रामोविच का ये आलीशान महल फिर लहरों के धक्के खाने को मजबूर हो गया। और रूस की सेना बुचा से यूक्रेन में एंट्री ना कर पाए, इसके लिए यूक्रेनी सेना ने अपने ही पुल को बम से उड़ा दिया। और रूसी सेना जब बुचा के रास्ते यूक्रेन में एंट्री कर रही थी तभी यूक्रेन की सेना ने हमला करके रूस के कई सारे वाहनों को उड़ा दिया था। ये बख्तरबंद वाहन जो है रूस की सेना का है। इसे यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर घात लगा करके नष्ट किया है। वजह क्या थी? वजह यह कि ये बूचा शहर है और ये एंट्री पॉइंट है। जब सेनाएं रूस की बूचा शहर पर कब्जे के लिए आ रही थी तो यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर ऊपर मोर्चे बना रखे थे। ये नई बिल्डिंग है लेकिन यहाँ पर ऊपर मोर्चे बना रखे थे, दूसरी तरफ भी मोर्चे हैं। और जब ये बख्तरबंद वाहन बूचा शहर की तरफ कूच कर रहे थे रूस के, तब उन्होंने घात लगाकर हमला किया। और देखिए एक और बख्तरबंद वाहन जो है वहाँ पर वो भी है, ये दूसरा वाहन है। और ये एंट्री पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही एक सड़क है जो बूचा की तरफ जाती है। और इस सड़क पर सबसे पहले कोशिश की यूक्रेन की सेना ने कि रोक दिया जाए रूस की सेना को। और उस गोलीबारी में, उस लड़ाई में ये छोटी सी एक बिल्डिंग है, देखिए ये तबाह हो गई थी। ऊपर से जो छत है इसकी गिर गई है और यहाँ पर देखिए खिड़कियाँ किस तरह से डैमेज हो गई हैं। और कोशिश ये भी की यूक्रेन की सेना ने, जब वो अंदर आ रहे थे रूस के सैनिक, तो किस तरह से अपने ही पुल को उड़ा दिया ताकि उनके सैनिक यहाँ आ ना पाए, उनके टैंक यहाँ ना आ पाए, उनके बख्तरबंद वाहन ना आ पाए। तो कुछ वाहन अंदर आए थे, उसके बाद रूस के सैनिकों को अंदर एंट्री न मिल सके, इसके लिए एक पुल है यहाँ पर। देखिए यूक्रेन की फोर्सेस ने इस पुल को उड़ा दिया था जिससे कि ज्यादा संख्या में टैंक रूस के जो है वो अंदर प्रवेश न कर सके। और दूसरी तरफ देखिए मोर्चा वहां पहले से ही लगा हुआ है। तो कोशिश यूक्रेन ने ये की थी और उसमें कुछ हद तक कामयाबी पाई थी। इस एंट्री पॉइंट पर यूक्रेन ने रूस की सेनाओं को लगभग रोक लिया था, लेकिन दूसरे रास्तों से कीव पहुंचने की कोशिश में, बूचा पर कब्जा करने की कोशिश में रशियन फोर्सेस अंदर तक चली गई थी। लेकिन यहाँ पर जो बख्तरबंद वाहन है उसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया था। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टोयांका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टोयांका शहर भी शामिल है। क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टोयांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें जारी की गई उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर दिखाई दिया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए।
यूक्रेन से जारी जंग के बीच बताया गया कि पुतिन अपनी सेना में रिटायर हो चुके हैं और जो फौजी हैं, भाड़े के लड़ाके हैं, उन्हें भर्ती कर रहे हैं जिनको जंग के मैदान में उतारा जा सकता है। रूस पर यह बहुत बड़ा दावा पश्चिमी मीडिया ने किया है, जिनके मुताबिक 60 साल के ऊपर के फौजियों को भी सेना में शामिल किया जा रहा है। रूसी सेना टैंक कमांडरों और स्नाइपर की भर्ती पर जोर दे रही है और साथ ही ऐसे लड़ाकों की भर्ती भी कर रही जो पैसे के लिए युद्ध के मैदान में जाने को तैयार हो, यानी भाड़े के लड़ाके। यूक्रेन से करीब 1.5 महीने से जारी जंग में रूस की सेना ने भले ही यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उसके भी कई सैनिकों और जनरल की जान चली गई। नेटो का दावा है कि यूक्रेन से युद्ध में 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक ये संख्या 18,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पुतिन ने उनकी कमी को पूरा करने के लिए रिटायर्ड फौजी और भाड़े के लड़ाकों की भर्ती का प्लान बनाया। यही नई खबर है कि रूस की तरफ से पहले ही 60,000 से ज्यादा लड़ाके मैदान में मोर्चा संभाल चुके हैं। हालांकि इन लड़ाकों को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उन्हें लड़ाई का अनुभव नहीं है और इनमें कई की उम्र तो 18 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। इनमें सीरिया के भाड़े के सैनिक भी शामिल हैं, जिनको हर महीने $1,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 75,000 दिए जाएंगे, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में गोला बारूद ढोने में किया जाएगा। वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है। काला सागर से उसने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया है और सबूत के तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दी और ऐसा लग रहा था मानो कोई टारगेट पर हमले सेट कर रहा हो। और दावा किया गया कि एक साथ 7 राउंड फायर की गई मिसाइलों से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए यह हमला किया ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन की सेना पलटवार ना कर सके और रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी ने गैस संकट के मामले में रूस के आगे सरेंडर कर दिया। उसने साफ किया कि रूस से गैस की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। और ये बात कही जर्मनी के वित्त मंत्री ने, क्योंकि इससे जर्मनी में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। At the moment, it's not possible. एक तरफ रूस पहले ही गैस का पैसा अपनी करेंसी रूबल में लेने की बात कह चुका है, तो दूसरी ओर यूके और यूक्रेन समेत कई देशों ने जर्मनी पर ये दबाव बढ़ा दिया कि वो रूस से गैस और तेल लेना तुरंत बंद कर दे। लेकिन जर्मनी का साफ कहना है कि इससे ज्यादा असर रूस के बजाय यूरोपियन यूनियन के देशों पर ही पड़ेगा। जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने यह साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का काम रूस से गैस खरीदे बिना नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन लगातार अपील कर रहा है कि मित्र देश और खास तौर से यूरोपियन देश रूस के साथ गैस का सौदा न करें। लेकिन जर्मनी के वक्तव्य से साफ हो गया है कि व्यापार को लेकर के जर्मनी दूसरा रुख अपना रहा है। हालांकि जर्मनी ने पश्चिमी देशों को भरोसा दिया कि वो भविष्य में रूस से गैस और तेल की निर्भरता कम करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक रूस के तेल और गैस पर टिकी हुई है। वो जितनी गैस आयात करता है उसका 55% हिस्सा रूस से ही मिलता है। इसी तरह 35% तेल और 45% कोल पुतिन सरकार ही देती है। जर्मनी के बैंकों ने भी आशंका जताई है कि अगर रूस से तेल और गैस नहीं लिया गया तो जर्मनी में मंदी आ सकती है। इसी वजह से जर्मनी को यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के आगे घुटने टेकने पड़े। रूस ने जंग में उसकी नाक में दम करने वाले यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन की लोकेशन मिलते ही आसमान को चीरती हुई रूस की एक मिसाइल ने उड़ान भरी और उसने अपने निशाने पर सटीक वार किया, जिसने यूक्रेन के ड्रोन के साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को निशाना बनाया। एक जगह पर तो रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के मजबूत लोहे के टैंक में छेद कर दिया। बताया गया हमला होते ही यूक्रेन के सैनिक उसे छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, जिसके बाद उस पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया। और बड़ी खबर कीव के पास बुचा में हुई बर्बरता से जुड़ी, जहां पर अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि रूस ने बुचा पर कब्जा जमाने के कुछ ही दिन बाद ही वहां पर कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाद सबूत के तौर पर 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, जिनमें बुचा की सड़क पर लोगों के शव पड़े हुए नजर आए। यानी दावा किया गया है कि रूस बुचा से निकलने से कुछ दिन पहले नहीं बल्कि हफ्तों से वहां पर नरसंहार कर रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधी देशों के खिलाफ एक नई चाल चल दी है। प्रतिबंधों पर रूस का रवैया अब भी नरम नहीं पड़ा है। इस बार पुतिन ने एक ऐसा दांव चला जिसका सीधा असर प्रतिबंध लगाने वाले मुल्कों के नागरिकों पर होगा।
क्योंकि उन्हें रूस का वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तक रूस का यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ वीजा के नियमों पर एक समझौता था। समझौते के तहत यूरोप के देशों के नागरिकों को रूस का वीजा मिलना आसान था। इसे सिंप्लीफाइड वीजा अग्रीमेंट कहा जाता था, लेकिन पुतिन के एक दस्तखत से वो समझौता रद्द हो गया। खास तौर पर ऐसे मुल्कों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। उन मुल्कों पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे प्रतिबंधों का समर्थन किया। रूस ने पहले ही ऐसे 31 देशों की लिस्ट बनाई थी जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आर्थिक प्रतिबंध रूस पर या तो लगाए थे या उनका समर्थन किया था। ऐसे देशों को रूस ने अनफ्रेंडली कंट्रीज का नाम दिया था। पहले गैस के बदले रूबल वाला नियम भी ऐसे ही मुल्कों पर लागू किया गया था। दावा है कि अभी केवल आसान वीजा वाला समझौता रद्द हुआ है, लेकिन इसके बाद सख्ती बढ़ाई जाएगी। माना जा रहा है कि पुतिन इन देशों के बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। उधर अमेरिका ने दावा किया कि उसके साथी देशों की एकता और यूक्रेन से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब से बौखलाकर पुतिन ने जंग की अपनी रणनीति ही बदल दी है। अमेरिका के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना अपनी पोजीशन बदल रही है और उसका नया फोकस यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण है, जहां वो कई गुना ज्यादा ताकत से हमला करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका के NSA जैक सलिवन ने दावा किया कि रूस की कोई सोची समझी चाल नहीं, बल्कि मजबूरी में उठाया कदम है। उन्होंने कहा कि रूस ने कीव पर कब्जा जमाने, ज़ेलेंस्की सरकार को गिराने और यूक्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उस पर हमला किया था। लेकिन ऐसे बड़े बड़े टारगेट सेट करने से पहले उसने यूक्रेन की सेना की ताकत और उसे अमेरिका और उसके साथी देशों से मिलने वाली मदद का अंदाजा ही नहीं लगाया। रूस ने उन्हें हल्के में लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन को यूक्रेन से जंग छेड़ने के अपने असल मकसद को तिलांजलि देनी पड़ी और अब उनकी नजर यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर है। Russia is repositioning its forces to concentrate its offensive operations in eastern and parts of southern Ukraine. लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने चेताया कि रूस के पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस करने का मतलब ये कतई नहीं है कि यूक्रेन के बाकी इलाकों में शांति हो जाएगी। अमेरिका ने दावा किया कि इस दौरान रूस कीव, ओदेसा और खार्किव जैसे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दागता रहेगा ताकि वहां उसका आतंक बना रहे। और रूस और यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया के अलग अलग देशों ने रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन देशों ने रूस के 90 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। इटली ने रूस के 30 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाला, जबकि लातविया ने 13 रूसी राजनयिकों को अपने देश से लौटने को कह दिया है। वहीं एस्टोनिया ने 14 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और स्लोवेनिया ने भी अपने देश से 33 राजनयिकों को बाहर कर दिया है। इन सभी देशों ने सुरक्षा की वजहों से ये कदम उठाया। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच ही यूके में विपक्षी दल लेबर पार्टी के सांसद अपने एक बयान से विवादों में घिर गए। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि वो खुश होंगे अगर रूसी हैकर यूके की परमाणु जानकारी हैक कर लेंगे। और फैबियन हैमिल्टन ने बयान दिया था साल 2019 में, जब वो एक चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे थे। यूक्रेन पर हमले के बाद यूके भी रूस के खिलाफ है। ऐसे में रूस के पक्ष वाला ये बयान अब सुर्खियों में आ गया। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने हैमिल्टन पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बयान को देशद्रोह बताया, लेकिन हैमिल्टन की लेबर पार्टी ने उनका बचाव किया और उन्हें पद से हटाने से इनकार कर दिया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए जासूसी करने वाले एक ब्रिटिश गार्ड का जर्मनी से प्रत्यर्पण किया जाएगा, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मौजूद ब्रिटेन के दूतावास में तैनात था। बताया गया कि वो पैसों के लिए ब्रिटिश दूतावास में आने और जाने वाले सभी लोगों की जानकारी रूस तक पहुंचाता था, लेकिन पिछले साल अगस्त महीने में उसे जासूसी के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही उसे ब्रिटेन लाने की कोशिशें जारी थी। और इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की एक अदालत ने उसके खिलाफ आरोप साबित होने के बाद उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। खबर है कि ये जासूस पिछले 16 साल से ही जर्मनी के ब्रिटिश दूतावास में काम कर रहा था और उसने नवंबर 2020 तक दूतावास से जुड़ी अहम जानकारियां पुतिन को दी। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की एक महिला ने
अपनी 2 साल की मासूम की पीठ पर अपने घर का पता लिख दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही हैं। यही नहीं, उस महिला ने अपने घर के पते के साथ ही अपनी बेटी का नाम और उसके जन्मदिन की तारीख भी उसकी पीठ पर पेन से लिख दी। बताया गया कि उस महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि रूसी हमले में अगर उसकी मौत हो जाए या इस अफरा तफरी में वो अपनी बेटी से बिछड़ जाए तो कोई उसका नाम और घर के पते से उसको पहचान सके। इसके अलावा उसने एक पेपर पर भी उस बच्ची का नाम और पता लिखकर उसकी जैकेट में रख दिया। उधर चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का पक्ष लेकर डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को जब जंग की शुरुआत हुई थी तब से अब तक चीन ने एक बार भी रूस की आलोचना नहीं की। यही नहीं, खबर आई है कि रूस ने सबसे पहले चीन से ही मदद मांगी थी। लेकिन अब जिनपिंग की चाल पुतिन और जेलेंस्की दोनों को अपने पाले में रखने की है। मतलब वो चाहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हो। एक और वो रूस से दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन में दवाइयां और दूसरी चीजें भेजकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना की ओर से वहां दवाइयों की खेप भेजने की तस्वीरें भी आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दिखाने के लिए यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। खबर है कि एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी की रूस के विदेश मंत्री से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि चीन उम्मीद करता है कि रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता का नतीजा सीज फायर हो। इतना ही नहीं, डबल गेम खेलने के चक्कर में वांग यी ने यह भी कह दिया था कि चीन यूक्रेन में केवल और केवल शांति चाहता है और एक संतुलित सुरक्षा तंत्र पर जोर देता है। खबर है कि बातचीत के दौरान चीन ने रूस को पंचशील सिद्धांतों पर भी लंबा चौड़ा भाषण दिया था। ये वही पंचशील सिद्धांत है जिन्होंने 1954 में भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। ये समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चो अन लाई के बीच हुआ था, जिसके तहत 5 अहम बातों पर दोनों देशों में सहमति बनी थी, जिनमें पहली थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। दूसरी बात थी एक दूसरे पर हमला नहीं करना। पंचशील सिद्धांतों में एक और जरूर बात थी जो शामिल थी कि दोनों देश आपसी फायदे के लिए बराबरी रखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों देशों का अस्तित्व शांतिपूर्ण तरीके से बना रहेगा। और चीन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन भी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करें। जिनपिंग के प्यादों ने पुतिन के मंत्रियों को इनके बारे में जानकारी भी दी थी। माना जा रहा है कि चीन ऐसा अपने आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि उनका काम ना रूस के बिना चलेगा और ना यूक्रेन के बिना। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जिनपिंग बाइडेन को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन की ओर से बयान जारी किया गया था कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता नहीं देखना चाहता। युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जिनपिंग का ये प्लान दुनिया को पता चलने लगा था। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के सामने शांति दूत बनने की कोशिश भी की थी। वहीं रूस के लगातार हमलों से खौफ में जी रहे यूक्रेन के लोगों ने वहां से निकलना तेज कर दिया है और इसके लिए डोनेस्क इलाके के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और क्रामाटोरस्क के रेलवे स्टेशन के बाहर तक लोगों की कतार लग गई। ट्रेन के आते ही लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। कुछ भागकर उसमें चढ़े तो कुछ वहां पहुंचने के लिए पटरियां लांघते नजर आए। इस बीच वहां के मेयर ने लोगों से बात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही देश की रक्षा के लिए दूसरे इलाकों में जा रहे अपने सैनिकों को गले लगाकर उन्हें रवाना किया। अपना शहर छोड़ने पर मजबूर कुछ लोगों की आंखों में तो आंसू तक आ गए। Мне за детей страшно, за внуков. А мне? तो वहीं अपनी कारों से इलाका छोड़ने वालों की तादाद भी अच्छी खासी दिखाई दी। हाईवे पर जितनी दूर तक निगाह गई सिर्फ गाड़ियों की लाइन लगी नजर आई। एक तरफ शहर से लोग निकलते दिखे तो दूसरी तरफ फौज का बड़ा काफिला वहां दाखिल होता नजर आया, जिनमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं। और पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया और दिल्ली में वहीं पेट्रोल की बात करें तो 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो की हो गई है। यानी कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में आम आदमी की जेब पर भी इसका साफ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस का ये दावा है
कि उसने लोगों की मदद के लिए खार्किव में राहत सामग्री भेजी और उसकी तरफ से इसकी कुछ तस्वीरें भी बाकायदा जारी की गई, जिसमें रूसी सेना के जवान लोगों को खाने पीने का पैकेट बांटते हुए नजर आए। घरों में कैद लोगों को जैसे ही मदद के बारे में पता चला, भारी तादाद में वो इकट्ठा हो गए। इसके बाद रूस के जवानों ने एक एक कर सभी को खाने के पैकेट भी दिए। रूसी सैनिक कई ट्रक राहत सामग्री के साथ शहर पर पहुंचे और खबर है कि रूस की ये दिखाने की कोशिश है कि जंग में उसकी तरफ से आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उनकी मदद की जा रही है। इस बीच पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर 42 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इनमें बड़ी संख्या में रूस और बेलारूस के ट्रक ड्राइवर शामिल हैं, जिन्हें यूक्रेन के समर्थन वाले लोगों ने बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। हालांकि इस दौरान छोटी गाड़ियां तो सड़क पर आगे बढ़ती दिखी, मगर ट्रकों के पहिए थमे नजर आए। अपने इस सफर में ये ड्राइवर खाने पीने की चीजों की किल्लत से भी जूझते दिखे, क्योंकि 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबे जाम में फंसकर उनके खाने पीने की कई चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। इस दौरान हाईवे पर फंसे इन ड्राइवरों को कड़कड़ाती ठंड ने भी खूब परेशान किया। Вчера я приехал в первой половине дня, стал в Калейку 42 километра. असल में यूक्रेन के समर्थन वाले लोगों ने इन ट्रक ड्राइवरों को बॉर्डर पर रुकने को मजबूर कर दिया। इनका कहना है कि रूस और बेलारूस की वजह से ही यूक्रेन के लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हुए। उधर एक महीने से जारी जंग के खिलाफ अब रूस में भी पुतिन का विरोध शुरू हो गया है। वहां राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों पर रूस की पुलिस ने सख्ती दिखाई और उसे घसीट कर वहां से अलग करना शुरू कर दिया। एक जगह पर तो 2 पुलिस वाले एक महिला प्रदर्शनकारी की बाह पकड़कर उसे भीड़ से अलग करते दिखे, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। पुलिस वाले उसे वहां से जबरदस्ती खींचकर अलग करते दिखे। हालांकि इसके बावजूद उसकी नारेबाजी नहीं रुकी। बताया गया कि जंग के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराने वाले इसी तरह के 200 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो कि राजधानी मॉस्को समेत रूस के 17 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे। और रूस की बमबारी ने पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन के इरपिन शहर में बड़ी बड़ी इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए हैं, तो कोई यूक्रेन छोड़कर दूसरे देश में ही बस गया है। बूचा के अलावा इरपिन भी एक ऐसा शहर है जहां रूस की सेनाओं ने कब्जा किया था। काफी दिनों तक रूस की सेना यहाँ रही थी, लेकिन जब छोड़ के गई है तो निशान जो दिखाई दे रहे हैं तबाही के, वो दिखाते हैं कि रूस की सेना के जाने के बाद एक शहर किस हद तक बर्बाद हो चुका है और यहाँ से लोगों का पलायन कैसे हो चुका है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आप देखिए ऊपर के माले पर बहुत सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, बिल्डिंग में होल हो गया है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शीशे पूरे टूट गए हैं, चटक गए हैं और बीच बीच में जो पत्थर लगे थे वो भी टूट गए हैं। यानी धमाका जो हुआ था यहाँ पर इतना तेज हुआ था कि न सिर्फ खिड़की और दरवाजे टूटे हैं, बल्कि जो मजबूत पत्थर थे उनके अंदर भी छेद हो गया है, होल हो गया है। और ये जो मलबा जमीन पर गिरा हुआ है, देखिए ऊपर से गिरा हुआ ये मलबा है। इरपिन शहर के ये हालात हैं। और दूसरी तरफ रिहायशी मकान है, छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन इन मकानों में कोई नहीं है। पूरी तरह से खाली हो गए हैं ये मकान। कार छोड़ करके लोग अपनी चले गए हैं, अपना माल असबाब छोड़ के चले गए हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा पेट, कुत्ते, उनके बिल्लियां, वो सब भी घरों के अंदर कैद हैं, क्योंकि उस समय लोग आन फान में भागे तो उनको ले नहीं जा सके। दूसरी बिल्डिंग भी अगर आप देखिए वहां नीचे, तो दूसरी बिल्डिंग भी डैमेज है, पूरे शीशे उसके चटके हुए हैं, पूरे शीशे टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बमबारी हुई है कि मकान के मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। और ये बिल्डिंग जो अभी नई बिल्डिंग बनी थी वो भी अब रहने लायक नहीं रह गई है। तो बूचा के अलावा इरपिन में भी रूसी सेना के जाने के बाद तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इरपिन। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से रूस समर्थित विद्रोही सेना का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 19वीं सदी के हथियार से जंग लड़ने की बात सुनी गई। बताया गया कि ये ऑडियो डॉनबास में जंग लड़ रहे वहां के आम लोगों का है, जो यूक्रेनी सेना के खिलाफ हथियार उठाने के बाद आपस में बात कर रहे थे। तभी किसी ने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और फिर ये तेजी से वायरल हो गया। 20 से 25 साल की उम्र के इन लड़कों ने दावा किया कि रूस ने उन्हें बिना किसी तैयारी के 19वीं सदी के हथियारों के साथ जंग में उतार दिया। ये वो हथियार हैं जिन्हें चलाना जान जोखिम में डालने के बराबर है।
दावा तो ये भी किया गया कि बिना हथियार और तैयारी के डॉनबास पर कब्जे की जंग में रूस ने वहाँ के लोगों को जबरन धकेल दिया। डॉनबास वो इलाका है जिसे रूस ने अलग देश की मान्यता दी है। यही नहीं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में वहाँ के लोगों को रूस मदद कर रहा है। कई देशों की वायुसेना के बेड़े में शामिल है। वहीं रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 यूक्रेन के कब्जे में आ गया। AN-225 को मृया भी कहते हैं, जिसका मतलब सपना होता है। और यूक्रेन ने उसी सपने पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि खूबसूरत मृया अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जो कुछ दिन पहले तक कीव के पास बने होस्टोमल एयरबेस पर बर्फबारी के बीच लावारिस पड़ा हुआ था, जिसके ज्यादातर पुर्जे हवा से गिरी मिसाइलों में जल चुके थे, जिसकी वजह से इस चमचमाते मृया का आधे से ज्यादा हिस्सा काला हो चुका है। कुछ हिस्से जिस पर सफेद और नीला रंग नजर भी आया, वो किसी काम के नहीं बचे। हाँ, उन्हें देखकर ये जरूर पहचान हो गई कि यूक्रेन का वही सपना है जो 24 फरवरी को जंग की बलि चढ़ गया था। हालांकि यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने दावा किया कि इस विमान को फिर से बना लेगी, लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम और 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, जिसे दुनिया का संकट मोचक भी कहते हैं। लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई, वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Футляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया। और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे, जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं, जिनके परखचे उड़ चुके थे। लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की, जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई, तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया। साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्टोयांका शहर का भी जायजा लिया। उधर जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और ज़ेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी, जो महीने के अंत में होगी। और इस फाइट का ऐलान करने के लिए वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह दिखने वाला एक शख्स हाथों में माइक लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स अपने हाथों में ले लिए। तभी दूसरी तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी आया और उसके आते ही वहां तालियां बजने लगी। इसके बाद पुतिन की तरह नजर आ रहे आदमी ने उससे कुछ कहा। फिर क्या था, ज़ेलेंस्की के हमशक्ल ने उसके ऊपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स फेंक दिए। ऐसा लगा कि दोनों वहीं एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लेकिन तभी इस इवेंट का ऐलान करने वाले ने बीच में आकर दोनों को रोक दिया। मारिउपोल पर रूसी सेना के कब्जे के लिए फाइनल अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। वहां रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के लिए चेचन लड़ाकों का वार किसी कहर से कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनका कब्जा पूरे मारिउपोल पर हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चेचन लड़ाके वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यूक्रेन
यूक्रेन के बुचा पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। बुचा में दर्जनों आम लोगों के मिले शव, रूसी सैनिकों पर शहर के आम लोगों की हत्या का आरोप। ये जो तबाही हुई है, ये जो बर्बादी है रूस की, उसने ही रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बुचा में नरसंहार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में गिरा रूस। दूसरे देशों के साथ भारत ने की जांच की मांग। जेलेंस्की ने कहा रूसी सैनिकों ने क्रूरता की। Держава в системі ООН. Для чого? Для того, щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе. श्रीलंका में लगा आपातकाल हटाया गया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने किया बड़ा ऐलान। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन के बाद लगाया गया था आपातकाल। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े। सुरक्षा बल ने लोगों को रोकने के लिए संसद भवन से 2 किलोमीटर पहले ही लगा दी बैरिकेडें। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। विपक्ष की याचिका पर पाक सुप्रीम कोर्ट आज आगे की करेगा सुनवाई। मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली का रिकॉर्ड किया गया था तलब। राज्यसभा से भी दिल्ली की तीनों एमसीडी के विलय का विधेयक पास। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है एमसीडी पर बिल। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से। देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोप में 22 और यूट्यूब चैनल किए गए ब्लॉक। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भ्रम फैलाने वाले प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगी कार्रवाई। जितने भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए थे वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, दरार पैदा करने का प्रयास करते थे, भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और सांसदों को करेंगे संबोधित। पार्टी दफ्तर में भी कई तैयारियां। के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारियोपोल के एक बड़े इलाके से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है, तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं। और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया, जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया। और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारियोपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारियोपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारियोपोल में कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारियोपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारियोपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची खुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा
और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टोयांका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टोयांका शहर भी शामिल है, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टोयांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें जारी की गई उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर दिखाई दिया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई। काला सागर से उसने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया और सबूत के तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई मिसाइलें उड़ती दिखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई टारगेट कर हमले कर रहा हो। दावा किया गया कि एक साथ 7 राउंड फायर की गई मिसाइलों से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए हमला किया ताकि यूक्रेन की सेना पलटवार ना कर सके। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत हुई है। उधर यूक्रेन ने चर्निव में रूसी सैनिकों के काफिले पर इतने बम बरसाए कि रूसी फौज तितर-बितर हो गई। रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। सामने आई तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते रूस यूक्रेन युद्ध का आज 42वां दिन है और पश्चिमी यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। लीव में रूसी सैनिकों की बमबारी जारी है। लीव में जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं। लीव पश्चिमी क्षेत्र में आता है यूक्रेन के, ऐसे में पश्चिमी क्षेत्रों पर भी, पश्चिमी शहरों पर भी अब नजर है रूस की और एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें उसकी ओर से लगातार वहां पर दागी जा रही हैं। यूक्रेन के बड़े बंदरगाह वाले शहर मारिउपोल पर रूसी सेना के कब्जे के लिए फाइनल अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। वहां रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के लिए चेचन लड़ाकों का वार किसी कहर से कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनका कब्जा पूरे मारिउपोल पर हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चेचन लड़ाके वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। वीडियो में शहर के बीच चेचन लड़ाकों की एक टोली भारी भरकम हथियारों से हमला करती दिखाई दी। हमले के बीच ही एक लड़ाके ने निशाना लगाकर एक रॉकेट दाग दिया। इसके बाद एक दूसरा चेचन लड़ाका आधुनिक राइफल से एक तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मारिउपोल में फाइनल ऑपरेशन के लिए चेचन लड़ाके तैयार हो रहे हैं। वैसे तो मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों पर रूस का ही कब्जा है। रूस की सेना चारों तरफ है, लेकिन फिर भी चेचन लड़ाके कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब समय आ गया है चेचन लड़ाके और रूस की सेना एक साथ मिलकर के रूस का झंडा मारिउपोल में लहराने के लिए फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी में है। इस बीच मारिउपोल शहर के दूसरे हिस्से से चेचन लड़ाकों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग और रह रहकर हो रहे धमाकों की आवाजें आती सुनाई दी, जबकि एक दीवार की आड़ लेकर उसे कादिरोव के एक लड़ाके ने सामने की तरफ भारी फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से दौड़कर आए दूसरे चेचन लड़ाके ने फिर एक रॉकेट उसी दिशा में दाग दिया जिधर उसका साथी गोली चला रहा था। इस बीच वीडियो में वहां कई सैनिकों के शव भी पड़े दिखाई दिए। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि ये शव यूक्रेन के सैनिकों के हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। स्पेन की संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि रूस शांति नहीं चाहता है। उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील की है कि इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास और तेज होने चाहिए। तो जेलेंस्की ने बड़ा आरोप लगाया है रूस पर और खासतौर पर पुतिन पर, और वो उन्होंने साफ कहा है कि रूस नहीं चाहता है किसी भी तरीके से शांति बने। Що пережило наше місто Буча, наше місто Бородянка, наші інші міста – це воєнні злочини, злочини проти людяності.
без термінів давності. Це абсолютно чітка основа для того, щоб російські військові та командири були засуджені міжнародним судом. और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बुचा में मौतों पर रूस का बयान सामने आया है। बुचा के वीडियो को झूठा बताया गया है रूस की ओर से। रूस को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है, ये कहना है रूस का, क्योंकि बुचा में नरसंहार का आरोप लगा था रूस पर। बुचा में मौतों पर रूस का बयान निकलकर सामने आया है। रूस ने साफ कहा है कि वीडियो झूठा है, फेक वीडियो है और रूस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये साजिश है, ये कहा गया है रूस की ओर से। क्योंकि बुचा में जो नरसंहार हो रहा है उसका आरोप सीधे सीधे रूसी सैनिकों पर लग रहा था और यूक्रेन का यही दावा था कि रूसी सैनिक वहाँ के जो आम नागरिक हैं उन पर बर्बरता कर रहे हैं और उनकी हत्या उनकी ओर से की जा रही है। तो ऐसे में अब बयान सामने आ गया है रूस का भी। रूस ने साफ कह दिया है कि वीडियो फेक है, झूठ फैलाया जा रहा है, रूस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो रूस ने अपना बयान भी, अब अपनी सफाई भी इसको लेकर दी है। हालांकि पूरी दुनिया में रूस की इस चीज़ की निंदा भी हो रही है। लगातार कई सारी निंदाओं का सामना करना पड़ रहा है रूस को। इस बीच रूस ने दावा किया कि मारिउपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिक ने सरेंडर किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारिउपोल से जो तस्वीरें आई उसने बता दिया था कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारिउपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारिउपोल को बचाने के लिए एक साथ दो ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारिउपोल के एक बड़े इलाके से ज़ेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं। और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया। और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारिउपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारिउपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारिउपोल में कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारिउपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारिउपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारिउपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची कुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा।
और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और अमेरिका लगातार प्रतिबंध सख्त करते जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 ने रूस में नए निवेश पर रोक का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। यानी कि अब इनमें से कोई भी देश G7 का जो हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र का जो हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा है, वो रूस में निवेश नहीं करेंगे। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टोयांका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टोयांका शहर भी शामिल है, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टोयांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें जारी की गई, उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर दिखाई दिया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। और ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध और सख्त करने का मन बना लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का ये कहना है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और इसी वजह से लगातार एक के बाद एक कई सारे प्रतिबंधों का ऐलान रूस के खिलाफ हो रहा है। We agree that the only way for this war to end is for Putin to lose in Ukraine. And I know that we are both dedicated to that goal. That's why we've agreed to step up our sanctions and our weapons to help Ukraine defend itself. उधर यूक्रेन ने चर्निव में रूसी सैनिकों के काफिले पर इतने बम बरसाए कि रूसी फौज तितर-बितर हो गई। रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। सामने आई तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। वहीं एक धमाका तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। आसमान से किए गए हमले इतने सटीक थे कि कई बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। सड़क से गुजर रहे काफिले पर जैसे ही बम गिरा, एक सैनिक तो जान बचाकर भागता नजर आया। देखते ही देखते सड़क पर इतने धमाके हुए कि पूरा आसमान लपटों से भर गया। सामने आई ड्रोन की तस्वीरों में शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले के तहत ये कार्रवाई की और हमले के बाद रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन ने रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह किया। दावा ये भी किया गया कि हमले में कई रूसी जवानों की मौत भी हुई। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां पर मिकोलाइव शहर पर रूस ने क्लस्टर बमों से हमले किए हैं। इन हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है और 41 लोग घायल भी हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 42 दिन आज बीत चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। दोनों ओर से लगातार कई सारे हमले हो रहे हैं और दोनों ही ओर नुकसान भी जरूर पहुंच रहा है। लेकिन रूस का मिकोलाइव शहर पर अब लगातार एक के बाद एक हमला उसकी ओर से किया जा रहा है। क्लस्टर बम यहां पर दागे जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिकोलाइव शहर में रूस ने इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया है और ये बम दूसरों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बल्कि बमों का एक पूरा का पूरा गुच्छा होता है। इस बम को लड़ाकू विमानों के जरिए गिराया जा सकता है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है, जिसके बाद इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे बड़े बम इलाके में फैल जाते हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बम तक हो सकते हैं और इस बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां बड़े इलाके में तबाही मच जाती है। वहीं जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सैनिक हमले से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें जमीन पर कुछ हथियार पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ टैंक भी खड़े नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज पर जब हमले तेज किए तो बचने के लिए वो भाग गए। यही नहीं, जो हथियार उनके पास थे उन्हें भी वो नहीं ले जा सके। दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में टूटी बिल्डिंगों का मलबा दिखाई दिया। कई इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद नजर आईं। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कई और टैंक खड़े दिखाई दिए, जिन पर बी का निशान बना दिखा।
और यूक्रेन के बुचा शहर से दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकू ने जमकर तबाही मचाई है। इस पूरे शहर को चेचन लड़ाकू ने कब्रगाह में तब्दील कर दिया। यहाँ पर नागरिकों की लाशें लगातार मिल रही हैं और एक घर से 6 शव बरामद हुए हैं। लड़ाके लोगों को बेरहमी से गोली मारकर उनके शवों को बुरी तरह से जला रहे हैं। It's horrible. You see, it's just 6 bodies here, and that house you can see maybe 3, and that house it's maybe 1 body. It's shot. They was shot and burned after it. और रूस की सेना पर आम लोगों को मारने का आरोप लगा है। ये आरोप यूक्रेन ने लगाया है। बुचा से हमारे सहयोगी अरुण सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सब को जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी, और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बूचा में जो नरसंहार का आरोप लगा उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा। इस बीच रूस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के एक स्नाइपर सुर्खियों में आ गई। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर इस स्नाइपर को उनके साथी सैनिक चारकोल के नाम से जानते हैं, जो जंग के मैदान पर अपने साथियों में जोश भरती नजर आई। अपने इसी जोशीले अंदाज की वजह से वो जंग के बीच यूक्रेन में नेशनल हीरो की तरह उभरकर सामने आ गई। उन्होंने हर हाल में पुतिन की सेना को खदेड़ने की कसम खाई है। इसी काम को अंजाम देने के लिए वो अपने सिर पर कफन बांधे जंग में उतर गईं। हालांकि स्नाइपर की असली पहचान कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी अब तक जो भी तस्वीर सामने आई उसमें उनका चेहरा ढका नजर आया। लेकिन उनकी जाबाजी के किस्से यूक्रेन के लोगों को जुबानी याद है। इस स्नाइपर ने इसी साल जनवरी में सेना से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अपने देश यूक्रेन को मुश्किल में गिरा देख उन्होंने फिर हथियार उठाने का फैसला लिया। यही वजह है कि उनकी तुलना सोवियत संघ के दौर में मशहूर रही स्नाइपर लुदमिला पवलिचेंका से की जाती है। दावा है कि लुदमिला ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने 300 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कुछ ऐसा ही काम पुतिन की पलटन के खिलाफ यूक्रेन की स्नाइपर चारकोल कर रही है। वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है। काला सागर से यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया और सबूत के तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें उड़ती हुई दिखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई टारगेट पर हमला सेट कर रहा हो और दावा किया गया कि एक साथ 7 राउंड फायर की गई मिसाइलों से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा है। खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए ये हमला किया ताकि यूक्रेन की सेना पलटवार ना कर सके। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत भी हुई। उधर दावा है कि कीव को रूस के कब्जे से बचाने में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट यूक्रेन के बड़े काम आया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को अपना ये फाइटर जेट दिया था और दावा है कि इस फाइटर जेट ने कीव पर कब्जा करने के रूस के इरादे को नाकाम कर दिया। रूसी सेना जहां सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से हमले कर रही थी,
तो यूक्रेन के सैनिक अमेरिका से मिले इन फाइटर जेट के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे थे, जिसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना कीव के मुहाने पर थी और कभी भी राजधानी पर कब्जा कर सकती थी। लेकिन इस अमेरिकी फाइटर जेट ने रूस का खेल बिगाड़ दिया, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है। 2 इंजन वाले इस अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का वजन सुखोई 30 के बराबर है, जिससे रूसी सेना लगातार हमलावर है। वहीं दावा है कि ये फाइटर जेट अपने साथ 22 मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है। यही नहीं, ये किसी भी मौसम में उड़ान भरकर दुश्मन सेना के होश उड़ाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका का ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों की वायु सेना के बेड़े में शामिल है। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंकों के काफिले पर घात लगाकर किए हमले में उसका एक टैंक तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि हमला आखिर किस जगह पर हुआ। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेन की सेना का एक टैंक घात लगाकर गोले दागता दिखाई दिया। इस दौरान रूसी सेना का एक टैंक उसके निशाने पर आ गया और जोरदार धमाके के बाद टैंक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आया। वहीं अचानक हुए इस हमले से रूसी सेना के काफिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया और रूसी सेना ने खुद को बचाने के लिए उनके टैंकों से ऐसी गोलीबारी शुरू कर दी मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। वहीं रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 यूक्रेन के कब्जे में आ गया। AN-225 को मृया भी कहते हैं, जिसका मतलब सपना होता है। और यूक्रेन ने उसी सपने पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि खूबसूरत मृया अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जो कुछ दिन पहले तक कीव के पास बने होस्टोमल एयरबेस पर बर्फबारी के बीच लावारिस पड़ा हुआ था, जिसके ज्यादातर पुर्जे हवा से गिरी मिसाइलों में जल चुके थे, जिसकी वजह से इस चमचमाते मृया का आधे से ज्यादा हिस्सा काला हो चुका है। कुछ हिस्से जिस पर सफेद और नीला रंग नजर भी आया, वो किसी काम के नहीं बचे। हाँ, उन्हें देखकर ये जरूर पहचान हो गई कि यूक्रेन का वही सपना है जो 24 फरवरी को जंग की बलि चढ़ गया था। हालांकि यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने दावा किया कि इस विमान को फिर से बना लेगी, लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम और 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, जिसे दुनिया का संकट मोचक भी कहते हैं। लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Пляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। और यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर दुनिया भर में मचे बवाल के बीच सच जानने के लिए न्यूज़ 18 वहां पर पहुंचा और आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने वहां पर आम लोगों की भी जानें ली। और इस शहर को जब से यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे से आजाद कराया है, वहां से शवों के मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। दावा है कि वहां की मकानों, सड़कों और अलग अलग जगहों से अब तक 400 से ज्यादा शव मिल चुके हैं और आम लोग मिलकर अब इन शवों को दफनाने की कोशिश में जुट गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सबको, जो आम नागरिक थे, रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने बुचा शहर में किए कत्लेआम में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। They was shot and burned after it. हालांकि रूस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को फर्जी करार दिया और दावा किया कि रूसी सेना की वहां से निकलने के बाद साजिश के तहत लोगों की हत्या की गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया। और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे, जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं, जिनके परखचे उड़ चुके थे। लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की,
जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई, तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया। साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्टोयांका शहर का भी जायजा लिया। उधर जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और ज़ेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी, जो महीने के अंत में होगी। और इस फाइट का ऐलान करने के लिए वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह दिखने वाला एक शख्स हाथों में माइक लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स अपने हाथों में ले लिए। तभी दूसरी तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी आया और उसके आते ही वहां तालियां बजने लगी। इसके बाद पुतिन की तरह नजर आ रहे आदमी ने उससे कुछ कहा। फिर क्या था, ज़ेलेंस्की के हमशक्ल ने उसके ऊपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स फेंक दिए। ऐसा लगा कि दोनों वहीं एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लेकिन तभी इस इवेंट का ऐलान करने वाले ने बीच में आकर दोनों को रोक दिया और बताया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों हमशक्लों के बीच एक जोरदार फाइट होगी, जो इसी महीने के अंत में यानी 30 अप्रैल को पोलैंड के शहर ओपोले में रखी हो जाएगी। बताया गया है कि दोनों हमशक्लों के बीच की फाइट को YouTube और Facebook पर देखा जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस फाइट में मिलने वाला जो पैसा है, उसका इस्तेमाल जंग में बेसहारा हो गए यूक्रेन के लोगों के लिए किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने युद्ध का सहारा लेकर इस तरह के आयोजन को गलत करार दिया। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे अपने फौजियों को सम्मानित भी किया, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे मिलिट्री कमांडर को मेडल से नवाजा और युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया। बताया गया कि इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना से लोहा लिया और उन इलाकों पर दोबारा कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। Хто щоденно захищає нашу державу від російського окупанта. इस कार्यक्रम में जंग के दौरान अपनी जान गंवाने वाले यूक्रेन के एक पत्रकार मैक्सिम लेविन के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया और शहीद जवानों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर बुचा शहर में रूस की बर्बरता पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। नया दावा ये है कि रूस ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा करने के कुछ दिन बाद ही वहां लाशें बिछानी शुरू कर दी थी, जबकि रूस ने बुचा से आई तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी बताया था और दावा किया कि लोगों की हत्या उसकी सेना के बुचा से निकलने के बाद साजिश के तहत की गई। लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें पेश की, वो कुछ अलग ही कहानी बयां करती नजर आई। सैटेलाइट से ली गई पहली फोटो पर 28 फरवरी की तारीख लिखी दिखी। 28 फरवरी यानी बुचा पर रूस के कब्जे का तीसरा दिन। तस्वीर में बुचा की एक बिल्कुल वीरान सड़क नजर आई। वहां एक इंसान तक नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली, उसी सड़क पर 7 शव पड़े नजर आए। बुचा की सड़क पर लाशों की तस्वीरें दुनिया बीते 4 दिनों से देख रही है, इसलिए इस तस्वीर में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो इस तस्वीर पर लिखी तारीख। तस्वीर पर 19 मार्च की तारीख लिखी है, यानी दावा है कि रूस ने आज से 2 हफ्ते से भी पहले बुचा में नरसंहार शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों को सही साबित करने के लिए 2 अप्रैल को बुचा की उसी सड़क का असल मंजर भी दिखाया। वीडियो में बाईं तरफ 2 अप्रैल को मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें रखी गई और दाईं तरफ 19 मार्च को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर। 2 अप्रैल के वीडियो में ठीक उन्हीं जगहों पर सड़क पर शव पड़े नजर आए, जहां 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाए गए थे। जबकि रूस का दावा है कि उसकी सेना के बुचा में रहते हुए वहां के एक भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई गई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसके दावे को बताती नजर आई। रूस की सेना के बुचा से निकलने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शव पड़े नजर आए थे। इसलिए यूक्रेन ने रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बताया था। और तो और बुचा में रूस के कथित बगदादी को ढूंढ निकालने की कसम भी खाई, जिसके बाद दावा किया गया कि कीव के खुफिया सूत्रों ने बुचा में नरसंहार करने वाली रूस की सेना के कमांडर का पता लगा लिया है। कहा गया कि रूस का यही कमांडर बुचा में बर्बरता करने वाला वो बगदादी है, जिसके इशारे पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के निहत्थे लोगों को तड़पाया, उन्हें मौत के घाट उतारा, महिलाओं का बलात्कार किया और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दावा है कि रूस के इस कमांडर का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग उमर बेकफ।
वहीं दूसरी तस्वीरों में रूसी कमांडर की ब्रिगेड भी नजर आई, जिसमें रूस के सैनिक तो मुस्कुराते दिखे, लेकिन दावा किया गया कि उनकी क्रूरता ने बुचा में 1 महीने तक कोहराम मचाए रखा। यही वजह है कि यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो बुचा को पुतिन का युद्ध अपराध बताया और उन पर ट्रायल चलाने की मांग तक कर दी। इतना ही नहीं, बाइडेन ये भी बोले कि जब उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन बुचा से सामने आई तस्वीरों ने पुतिन की पोल खोलकर रख दी। We have to gather all the detail so this can be an actual have a war crime trial. This guy is brutal. लेकिन रूस ने बुचा में खुद पर लगाए गए कत्लेआम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने फिर दोहराया कि बुचा से सामने आई तस्वीरें फर्जी हैं और वहां जो अत्याचार हुआ उसके लिए यूक्रेन की ही सरकार जिम्मेदार है। During the time that the town has been under the control of the Russian armed forces, not a single local resident has suffered from any violent action. रूस ने दावा किया कि उनके कब्जे के दौरान बुचा के लोग आराम से घूम फिर रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वाकई रूस ने वहां जुल्म ढाया होता तो उसकी तस्वीर तभी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ चुकी होती। यही वजह रही कि सच जानने के लिए न्यूज़ 18 बुचा पहुंचा। आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने यूक्रेन के आम लोगों की भी जानें ली, लेकिन रूस को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कीव के पास बचे बुचा शहर में यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंक तबाह कर दिए थे। उन टैंकों पर वी साइन दिखे, जिसे रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रूसी सेना के काफिले में शामिल इन टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। इन सब के बीच न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पहुंच गई, जहां हाल ही में भारी युद्ध हुआ था। हालांकि ये काफी जोखिम भरा था, क्योंकि वहां जगह जगह बम और गोला बारूद जमीन पर पड़े थे, जो कभी भी फट सकते थे। वहीं यूक्रेन के सैनिक उन टैंकों पर चढ़कर रूसी सेना के बर्बाद हुए हथियारों को इकट्ठा करने में जुटे रहे। ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। यही नहीं, रूसी सेना की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों का भी यही हाल हुआ। और जमीन पर सीधी चली इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना भारी पड़ी, जिसके बाद रूसी सेना को बुचा से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन का ये शहर राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर है और कीव तक पहुंचने के लिए अहम रास्ता भी है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूसी सैनिक जब तक इस शहर में रहे उन्होंने यहाँ भारी तबाही मचाई। और वहीं यूक्रेन के बुचा शहर से दिल दिला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पर रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकू ने जमकर तबाही मचाई और इस पूरे शहर को चेचन लड़ाकू ने कब्रगाह में तब्दील कर दिया। यहाँ पर नागरिकों की लाशें लगातार मिल रही हैं और एक घर से 6 शव बरामद किए गए हैं। लड़ाके लोगों को बेरहमी से गोली मारकर उनके शवों को बुरी तरह से जला रहे हैं। तो बुचा से नरसंहार की कई सारी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और 6 शव मिले हैं अब तक और हर घर से लगभग कई सारे शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 57 ऐसे शव हैं जो बरामद किए जा चुके हैं और पूरा का पूरा आरोप यूक्रेन की ओर से सिर्फ और सिर्फ रूसी सैनिकों पर लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों की बर्बरता की वजह से ही इन तमाम लोगों की जानें गई हैं। It's horrible. You see, it's just 6 bodies here and that house you can see maybe 3 and that house it's maybe 1 body. It's shot. They was shot and burned after it. और बड़ी खबर सामने आ रही है हिजाब मामले पर। बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अल जवाहिरा का वीडियो सामने आया है। अल-कायदा का आतंकी है अल जवाहिरा, जिसका ये वीडियो है जो सामने आया है इस वक्त। अल-कायदा ने ये वीडियो बाकायदा जारी भी किया है। तो हिजाब मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अब अल जवाहिरी कूद पड़े हैं और अल जवाहिरी ने मुस्कान की तारीफ की है। हिजाब केस में मुस्कान का नाम सामने आया था, अगर आपको याद हो। जवाहिरी की मौत का दावा किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 2020 में आई थी मौत की खबर, लेकिन अब जवाहिरी का वीडियो भी सामने आ गया है। हालांकि मौत की खबर पहले ही आ चुकी थी और अब हिजाब मामले में कूद पड़े हैं अल जवाहिरी। विवेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, और क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए शिवानी, आपको बताना चाहिए ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से खबर है कि अल जवाहिरी जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल कायदा का मुखिया है, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी ही पूरे संगठन का मुखिया बना हुआ था। अब अल जवाहिरी ने 9 मिनट का वीडियो जारी किया है। उसमें साफ तौर पर जो कर्नाटका के कॉलेज में हिजाब का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था और इसको लेकर पूरा मामला कोर्ट में भी गया था। उस हिजाब के मुद्दे को लेकर अब अल जवाहिरी ने अपने वीडियो में साफ तौर से कहा है कि हिजाब का मुद्दा भारत में ठीक नहीं था और जिस तरीके से मुस्लिम लोगों को और हिजाब के मुद्दे को भारत में उठाया गया था वो पूरी तरह से गलत था। और साथ ही साथ अल जवाहिरी ने अपने 9 मिनट के वीडियो में उस लड़की का भी जिक्र किया है जिसने कॉलेज के जाते समय जब पूरा विवाद खड़ा हुआ था तो वो बुर्खा पहन के, हिजाब पहन के कॉलेज में गई थी, जिनका नाम मुस्कान था। उसकी भी तारीफ की है और उसको बोला है कि हिजाब बिल्कुल गलत नहीं है और हिजाब पहन के जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजाब मुद्दे में जो भारत का अपना इंटरनल मैटर था उसमें अब आतंकी संगठन अल कायदा भी पूरी तरह से कूद चुका है। बिल्कुल, अब अल कायदा कूद चुका है और अल जवाहिरी जिनकी मौत की खबर इससे कुछ दिन पहले ही आ रही थी, लेकिन अब उसी व्यक्ति का जो वीडियो सामने आता है जहां पर हिजाब मामले पर अब वो कूद पड़े हैं और वीडियो में एक बच्ची की मुस्कान जिसका जिक्र हिजाब मामले के वक्त हुआ था उसकी तारीफ की है। इस बीच पुतिन को युद्ध अपराधी कह चुके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार पुतिन को हजारों युद्ध अपराधों का दोषी कह दिया। बुचा में कत्लेआम की खबरें सामने आने के बाद बाइडेन ने यह कह दिया कि पुतिन के सिर हजारों युद्ध अपराधों का दोष है। मतलब ये कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सिर हजारों गुनाह दर्ज किए जा चुके हैं। बाइडेन का ये नया दावा रूस को फिर से उकसाने वाला है। इससे पहले भी बाइडेन और पुतिन के बीच जुबानी तकरार छिड़ी थी। बुचा में रूस की सेना पर कत्ले-आम के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस के फौजियों ने लोगों को बेहद करीब से गोली मारी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी भी युद्ध में आम लोगों की हत्या गंभीर अपराध माना जाता है। कानून के मुताबिक इसे ही वॉर क्राइम कहते हैं। यूक्रेन पुतिन पर एक नहीं हजारों युद्ध अपराध के आरोप लगा रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि न सिर्फ बुचा में लोगों की हत्या की गई बल्कि बच्चों को भी मारा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि बुचा की घटनाओं पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी सफाई दे दी है। रूस के मुताबिक बुचा की घटनाओं के पीछे उनकी फौज का हाथ नहीं है। हालांकि दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है। दावा यही किया जा रहा है कि रूस की फौज ने बुचा में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इन्हीं हत्याओं की वजह से पुतिन को हजारों युद्ध अपराध का दोषी बताया जा रहा है। और रूस की सेना पर आम लोगों को मारने का आरोप लगा है। यह आरोप यूक्रेन ने लगाया है। बुचा से हमारे सहयोगी अरुण सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बुचा शहर में हूँ। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बुचा में जो नरसंहार का आरोप लगा उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बुचा। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने मिकोलाइव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि उस अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ।
और फिर वहां से धुएं का गुबार आसमान में उड़ता नजर आया। कुछ दिनों पहले भी मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बमबारी की गई थी, जिसके बाद 9 मंजिला ये इमारत खंडहर में तब्दील हो गई थी। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया था और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई थी। बिल्डिंग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ, उसका मलबा जमीन पर आ गिरा था और उसमें दबकर 7 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के बड़े बंदरगाह वाले शहर मारिउपोल पर रूसी सेना के कब्जे के लिए फाइनल अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। वहां रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के लिए चेचन लड़ाकों का वार किसी कहर से कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनका कब्जा पूरे मारिउपोल पर हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चेचन लड़ाके वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। वीडियो में शहर के बीच चेचन लड़ाकों की एक टोली भारी भरकम हथियारों से हमला करती दिखाई दी। हमले के बीच ही एक लड़ाके ने निशाना लगाकर एक रॉकेट दाग दिया। इसके बाद एक दूसरा चेचन लड़ाका आधुनिक राइफल से एक तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मरियुपोल में फाइनल ऑपरेशन के लिए चेचन लड़ाके तैयार हो रहे हैं। वैसे तो मरियुपोल के ज्यादातर इलाकों पर रूस का ही कब्जा है। रूस की सेना चारों तरफ है, लेकिन फिर भी चेचन लड़ाके कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब समय आ गया है, चेचन लड़ाके और रूस की सेना एक साथ मिल करके रूस का झंडा मरियुपोल में लहराने के लिए फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी में है। इस बीच मारियुपोल शहर के दूसरे हिस्से से चेचन लड़ाकों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग और रह रहकर हो रहे धमाकों की आवाजें आती सुनाई दी, जबकि एक दीवार की आड़ लेकर उसे कादिरोव के एक लड़ाके ने सामने की तरफ भारी फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से दौड़कर आए दूसरे चेचन लड़ाके ने फिर एक रॉकेट उसी दिशा में दाग दिया, जिधर उसका साथी गोली चला रहा था। इस बीच वीडियो में वहां कई सैनिकों के शव भी पड़े दिखाई दिए। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि ये शव यूक्रेन के सैनिकों के हैं। इस बीच रूस ने दावा किया कि मारिउपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिक ने सरेंडर किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए, जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे, तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारिउपोल से जो तस्वीरें आई, उसने बता दिया था कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारिउपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारिउपोल को बचाने के लिए एक साथ 2 ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारिउपोल के एक बड़े इलाके से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है, तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं। और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया, जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया। और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारिउपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं।
दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारिउपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारिउपोल पर कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारिउपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारिउपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारिउपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची कुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा। और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और अमेरिका लगातार प्रतिबंध सख्त करते जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 ने रूस में नए निवेश पर रोक का ऐलान किया है, जिसके बाद रूस की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वही खबर है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रतिबंधों की मार झेल रहा रूस दवाओं के लिए तरस गया। हाल ये है कि वहां लोगों को सर्दी जुकाम की दवाई खरीदने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए। इसके बाद वहां के लोगों ने पैनिक बाइंग यानी घबराकर दवाओं की खरीदारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में दवाएं खत्म होने की अफवाह तेजी से फैल रही है। इससे राजधानी मॉस्को समेत कई इलाकों में दवाओं की भारी कमी देखी गई। दुकानों में जरूरी दवाएं तो छोड़िए, सर्दी जुकाम के सिरप तक गायब हो गए। कहा जा रहा है कि रूस में इस वक्त करीब 80 तरह की दवाओं की कमी है। हालांकि पुतिन सरकार ने इसकी कमी से इनकार किया और लोगों से दवाओं की जमाखोरी नहीं करने की अपील की। अब भले ही रूस सरकार ने अभी दवाओं की कमी नहीं होने की बात कही है, लेकिन युद्ध से बदले हालात के बाद रूस की नजर दवाएं खरीदने के लिए भी भारत पर टिकी है। पिछले दिनों रूस के राजदूत ने भारत को दवाओं का बड़ा बाजार बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ दुनिया की लगभग हर दवाई बनाई जाती है और भारत इसका बड़ा सप्लायर भी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामले को लेकर बड़ी खबर। कई शहरों में एटीएस की छापेमारी लगातार चल रही है और आरोपी मुर्तजा को लेकर छापेमारी अब भी जारी है। एटीएस ने नोएडा से 3 लड़कों को भी पकड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गोरखपुर, कानपुर से 2 लड़के पकड़े गए हैं। सभी पर मुर्तजा से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। पकड़े गए हैं गोरखनाथ मंदिर में कुछ दिन पहले ही मुर्तजा नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसको गिरफ्त में ले लिया गया और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एटीएस जगह जगह छापेमारी कर रही है और गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले मामले में नोएडा से भी 3 लड़के के पकड़े जाने की इस वक्त की खबर सामने आ रही है। गोरखपुर और कानपुर से भी 2 लड़के पकड़े गए हैं, जिनके तार सीधे मुर्तजा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्तजा से जुड़े हुए होने पर शक जताने पर गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था उसको लेकर एटीएस की छापेमारी अब भी लगातार जारी है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा की ओर से हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और अब एटीएस इसको लेकर आगे की जांच लगातार कर रही है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस पर और कड़ी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव रख दिया और इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन पर हमला करने के विरोध में रूस पर कई पाबंदियां लगाई थी। लेकिन इस बार उस पर पाबंदियों को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस से कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई तरह की चीजों के आयात पर रोक लगाने की बात कही। इन पाबंदियों का ऐलान करते वक्त यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके बैन से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को पुतिन का एक बड़ा अपराध भी करार दिया। यही नहीं, यूरोपीय संघ ने आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने का दावा किया। The perpetrators of these heinous crimes must not go unpunished. जाहिर है इन पाबंदियों के लगने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के साथ रूस का व्यापार और कम हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की ये 5वीं कड़ी है, जिसमें रूस के कोयला,
केमिकल, लकड़ी समेत कई दूसरी चीजों के आयात पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया। बताया गया कि इससे रूस को करीब 9 बिलियन यूरो यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 74,295 करोड़ का हर साल नुकसान हो सकता है। इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों से रूस को होने वाले सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगाने की बात कही गई, जो कि करीब 10 बिलियन यूरो या कहें कि भारतीय रुपयों में 85,550 करोड़ का हर साल का होता है। यही नहीं, रूस के जहाजों को यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही रूस के 4 बड़े बैंकों के साथ भी यूरोपीय संघ के देशों से किसी भी तरह के लेन देन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा गया। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध का असर इस साल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पर भी पड़ सकता है और खबर है कि रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि डैनियल मेदवेदेव अपने अभी जो रैंकिंग है उसमें दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं और अब वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाले दावेदारों में शामिल हैं। दावा है कि अगर मेदवेदेव विंबलडन प्रतियोगिता जीतने में कामयाब रहे तो यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। ऐसे में खबर तो ये भी आ रही है कि रूसी खिलाड़ियों से पुतिन की निंदा वाले एक फॉर्म पर साइन करवाए जाएंगे और इसी के बाद वो विंबलडन में खेल सकेंगे। यानी पहले पुतिन की आलोचना करो, फिर विंबलडन में खेलो वाली अपनी जो नीति है उसे अपनाया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, वहां पर मिकोलाइव शहर पर रूस ने क्लस्टर बमों से हमले किए हैं। इन हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है और 41 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, मारियोपोल लगातार रूस के निशाने पर है और एक के बाद एक अब क्लस्टर बमों के जरिए भी उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं। क्लस्टर बम, आपको बता दें कि ये बमों का एक गुच्छा होता है और जिससे सबसे ज्यादा तबाही और भारी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी अब रूस की सेना करने लगी है और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिकोलाइव शहर में रूस ने इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया। ये बम दूसरों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बल्कि बमों का एक पूरा का पूरा गुच्छा होता है और हाँ, इस बम को लड़ाकू विमानों की मदद से गिराया जा सकता है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है। इसके बाद भी इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे बड़े बम इलाके में फैल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बड़े बम तक हो सकते हैं और इस बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां पर बड़े इलाके में तबाही मच जाती है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के त्राल में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां मारा गया एक आतंकी लश्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोनों सरपंच की हत्या में शामिल भी थे। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा है और 2 आतंकी अब तक मारे गए हैं और मारा गया एक आतंकी लश्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो कि सरपंच की हत्या में भी शामिल थे। ये दोनों आतंकी, तो 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और अब भी वहां पर लगातार मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है ताकि और भी आतंकी ना छिपे हों, इसकी आशंका जताई जा रही है। और मारा गया आतंकी लश्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरपंच की हत्या में दोनों आतंकी जुड़े हुए थे। तस्वीरें भी वहां त्राल से सामने आ गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रिफत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। ये त्राल एरिया जो है पुलवामा में पड़ता है और वहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और वहाँ पे एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और पुलिस का कहना है कि एक का ताल्लुक अंसार से था और दूसरा जो है वो लश्कर से था। एक का नाम उमर तेली बताया जा रहा है और दूसरे का नाम सफात मुजफ्फर बताया जा रहा है। और अभी हालांकि वहाँ पे कॉर्डन लगा हुआ है, लेकिन ये समझा जा रहा था कि 2 ही मिलिटेंट थे और दोनों वहाँ पे मिलिटेंट जो है मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये पहले श्रीनगर में थे, यहाँ पे उन्होंने एक सरपंच को गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी यहाँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में और उसके बाद उन्होंने अपनी बेस जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट की थी। तो फिलहाल 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जो पुलिस ने कंफर्म किया है। जी, तो 2 आतंकी के मारे जाने की खबर है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अब भी वहां पर चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अमेरिका ने स्पेन में रूसी कारोबारी विक्टर वेक्सलबर्ग की एक सुपर यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी बताया जाता है।
और इसी वजह से अमेरिका ने उनके सुपर यॉट को जब्त कर लिया। बताया गया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के विरोध में उन पर यह कार्रवाई की गई। पिछले दिनों अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था। अब इसी के तहत इस आलीशान यॉट के जरिए विक्टर वेक्सेलबर्ग को निशाना बनाया गया। यॉट को सीज करने के बाद स्पेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने इसकी तलाशी ली। हालांकि बाइडेन सरकार पहले इस यॉट मालिक की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और अब टैंगो नाम की उनकी ये सुपर यॉट भी उनसे छिन गई। इस आलीशान यॉट में कई सुविधाएं मौजूद हैं और इसकी कीमत $99 मिलियन से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 750 करोड़ है। वहीं पुतिन के करीबी और रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच की यॉट को तुर्की से भी भागना पड़ा। पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के कई देशों ने इस रूसी कारोबारियों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद उनकी इस यॉट को तुर्की से भी निकलना पड़ा। इससे पहले ये यॉट यूरोप के ज्यादातर देशों से भगाए जाने के बाद आश्रय की तलाश में तुर्की के बंदरगाह पहुंची, मगर जल्द ये साफ हो गया कि वहां भी उसे पनाह नहीं मिलने वाली। रोमन अब्रामोविच की ये यॉट दुनिया की सबसे महंगी यॉट में शामिल है, जिसमें हेलीपैड और स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इसके अलावा यॉट में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो इंसान ख्वाहिश रखता है। असल में तुर्की सरकार के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध है। इसी उम्मीद पर इस यॉट को तुर्की के बंदरगाह लाया गया था, पर अब समंदर में तैरता अब्रामोविच का ये आलीशान महल फिर लहरों के धक्के खाने को मजबूर हो गया। और रूस की सेना बुचा से यूक्रेन में एंट्री ना कर पाए, इसके लिए यूक्रेनी सेना ने अपने ही पुल को बम से उड़ा दिया। रूसी सेना जब बुचा के रास्ते यूक्रेन में एंट्री कर रही थी, तभी यूक्रेन की सेना ने हमला करके रूस के कई सारे वाहनों को उड़ा दिया। ये बख्तरबंद वाहन जो है रूस की सेना का है, इसे यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर घात लगा करके नष्ट किया है। वजह क्या थी? वजह यह कि ये बूचा शहर है और ये एंट्री पॉइंट है। जब सेनाएं रूस की बूचा शहर पर कब्जे के लिए आ रही थी, तो यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर ऊपर मोर्चे बना रखे थे। ये नई बिल्डिंग है लेकिन यहाँ पर ऊपर मोर्चे बना रखे थे, दूसरी तरफ भी मोर्चे हैं। और जब ये बख्तरबंद वाहन बूचा शहर की तरफ कूच कर रहे थे रूस के, तब उन्होंने घात लगाकर हमला किया। और देखिए एक और बख्तरबंद वाहन जो है वहाँ पर वो भी है, ये दूसरा वाहन है। और ये एंट्री पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही एक सड़क है जो बूचा की तरफ जाती है। और इस सड़क पर सबसे पहले कोशिश की यूक्रेन की सेना ने कि रोक दिया जाए रूस की सेना को, और उस गोलीबारी में, उस लड़ाई में ये छोटी सी एक बिल्डिंग है, देखिए ये तबाह हो गई थी। ऊपर से जो छत है इसकी गिर गई है और यहाँ पर देखिए खिड़कियाँ किस तरह से डैमेज हो गई हैं। और कोशिश ये भी की यूक्रेन की सेना ने, जब वो अंदर आ रहे थे रूस के सैनिक, तो किस तरह से अपने ही पुल को उड़ा दिया ताकि उनके सैनिक यहाँ आ ना पाए, उनके टैंक यहाँ ना आ पाए, उनके बख्तरबंद वाहन ना आ पाए। तो कुछ वाहन अंदर आए थे, उसके बाद रूस के सैनिकों को अंदर एंट्री न मिल सके, इसके लिए एक पुल है यहाँ पर, देखिए यूक्रेन की फोर्सेज ने इस पुल को उड़ा दिया था, जिससे कि ज़्यादा संख्या में टैंक रूस के जो है वो अंदर प्रवेश न कर सके। और दूसरी तरफ देखिए मोर्चा वहाँ पहले से ही लगा हुआ है। तो कोशिश यूक्रेन ने ये की थी और उसमें कुछ हद तक कामयाबी पाई थी। इस एंट्री पॉइंट पर यूक्रेन ने रूस की सेनाओं को लगभग रोक लिया था, लेकिन दूसरे रास्तों से कीव पहुंचने की कोशिश में, बूचा पर कब्जा करने की कोशिश में रशियन फोर्सेस अंदर तक चली गई थी। लेकिन यहाँ पर जो बख्तरबंद वाहन है उसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया था। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टोयांका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टोयांका शहर भी शामिल है, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टोयांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें जारी की गई उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर दिखाई दिया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच बताया गया कि पुतिन अपनी सेना में रिटायर हो चुके हैं और जो फौजी हैं, भाड़े के लड़ाके हैं, उन्हें भर्ती कर रहे हैं, जिनको जंग के मैदान में उतारा जा सकता है। रूस पर यह बहुत बड़ा दावा पश्चिमी मीडिया ने किया है, जिनके मुताबिक 60 साल के ऊपर के फौजियों को भी सेना में शामिल किया जा रहा है।
रूसी सेना टैंक कमांडरों और स्नाइपर की भर्ती पर जोर दे रही है और साथ ही ऐसे लड़ाकों की भर्ती भी कर रही जो पैसे के लिए युद्ध के मैदान में जाने को तैयार हो, यानी भाड़े के लड़ाके। यूक्रेन से करीब 1.5 महीने से जारी जंग में रूस की सेना ने भले ही यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उसके भी कई सैनिकों और जनरल की जान चली गई। नेटो का दावा है कि यूक्रेन से युद्ध में 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक ये संख्या 18,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पुतिन ने उनकी कमी को पूरा करने के लिए रिटायर्ड फौजी और भाड़े के लड़ाकों की भर्ती का प्लान बनाया। यही नई खबर है कि रूस की तरफ से पहले ही 60,000 से ज्यादा लड़ाके मैदान में मोर्चा संभाल चुके हैं। हालांकि इन लड़ाकों को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उन्हें लड़ाई का अनुभव नहीं है और इनमें कई की उम्र तो 18 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। इनमें सीरिया के भाड़े के सैनिक भी शामिल हैं, जिनको हर महीने $1,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 75,000 दिए जाएंगे, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में गोला बारूद ढोने में किया जाएगा। वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है। काला सागर से उसने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया और सबूत के तौर पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें उड़ती हुई दिखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई टारगेट कर हमले सेट कर रहा हो और दावा किया गया कि एक साथ 7 राउंड फायर की गई ये मिसाइलें यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचाई। और खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए हमला किया ताकि यूक्रेन की ओर से पलटवार न किया जा सके। रूस ने दावा किया है कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत हुई है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी ने गैस संकट के मामले में रूस के आगे सरेंडर कर दिया। उसने साफ किया कि रूस से गैस की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। और ये बात कही जर्मनी के वित्त मंत्री ने, क्योंकि इससे जर्मनी में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। At the moment, it's not possible. एक तरफ रूस पहले ही गैस का पैसा अपनी करेंसी रूबल में लेने की बात कह चुका है, तो दूसरी ओर यूके और यूक्रेन समेत कई देशों ने जर्मनी पर ये दबाव बढ़ा दिया कि वो रूस से गैस और तेल लेना तुरंत बंद कर दे। लेकिन जर्मनी का साफ कहना है कि इससे ज्यादा असर रूस के बजाय यूरोपियन यूनियन के देशों पर ही पड़ेगा। जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने यह साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का काम रूस से गैस खरीदे बिना नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन लगातार अपील कर रहा है कि मित्र देश और खास तौर से यूरोपियन देश रूस के साथ गैस का सौदा न करें। लेकिन जर्मनी के वक्तव्य से साफ हो गया है कि व्यापार को लेकर के जर्मनी दूसरा रुख अपना रहा है। हालांकि जर्मनी ने पश्चिमी देशों को भरोसा दिया कि वो भविष्य में रूस से गैस और तेल की निर्भरता कम करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक रूस के तेल और गैस पर टिकी हुई है। वो जितनी गैस आयात करता है उसका 55% हिस्सा रूस से ही मिलता है। इसी तरह 35% तेल और 45% कोल पुतिन सरकार ही देती है। जर्मनी के बैंकों ने भी आशंका जताई है कि अगर रूस से तेल और गैस नहीं लिया गया तो जर्मनी में मंदी आ सकती है। इसी वजह से जर्मनी को यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के आगे घुटने टेकने पड़े। रूस ने जंग में उसकी नाक में दम करने वाले यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन की लोकेशन मिलते ही आसमान को चीरती हुई रूस की एक मिसाइल ने उड़ान भरी और उसने अपने निशाने पर सटीक वार किया, जिसने यूक्रेन के ड्रोन के साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को निशाना बनाया। एक जगह पर तो रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के मजबूत लोहे के टैंक में छेद कर दिया। बताया गया हमला होते ही यूक्रेन के सैनिक उसे छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, जिसके बाद उस पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया। और बड़ी खबर, कीव के पास बुचा में हुई बर्बरता से जुड़ी हुई अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस ने बुचा पर कब्जा जमाने के लिए कुछ ही दिन बाद वहां पर कत्लेआम शुरू कर दिया था। इसके सबूत के तौर पर 19 मार्च की सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं, जिनमें बुचा की सड़क पर लोगों के शव पड़े हुए नजर आए। यानी दावा है कि रूस बुचा से निकलने से कुछ दिन पहले नहीं बल्कि हफ्तों से वहां पर नरसंहार कर रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधी देशों के खिलाफ एक नई चाल चल दी है। प्रतिबंधों पर रूस का रवैया अब भी नरम नहीं पड़ा है। इस बार पुतिन ने एक ऐसा दांव चला जिसका सीधा असर प्रतिबंध लगाने वाले मुल्कों के नागरिकों पर होगा, क्योंकि उन्हें रूस का वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तक रूस का यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ वीजा के नियमों पर एक समझौता था। समझौते के तहत यूरोप के देशों के नागरिकों को रूस का वीजा मिलना आसान था। इसे सिंप्लीफाइड वीजा अग्रीमेंट कहा जाता था, लेकिन पुतिन के एक दस्तखत से वो समझौता रद्द हो गया।
खास तौर पर ऐसे मुल्कों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। उन मुल्कों पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे प्रतिबंधों का समर्थन किया। रूस ने पहले ही ऐसे 31 देशों की लिस्ट बनाई थी जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आर्थिक प्रतिबंध रूस पर या तो लगाए थे या उनका समर्थन किया था। ऐसे देशों को रूस ने अनफ्रेंडली कंट्रीज का नाम दिया था। पहले गैस के बदले रूबल वाला नियम भी ऐसे ही मुल्कों पर लागू किया गया था। दावा है कि अभी केवल आसान वीजा वाला समझौता रद्द हुआ है, लेकिन इसके बाद सख्ती बढ़ाई जाएगी। माना जा रहा है कि पुतिन इन देशों के बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। उधर अमेरिका ने दावा किया कि उसके साथी देशों की एकता और यूक्रेन से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब से बौखलाकर पुतिन ने जंग की अपनी रणनीति ही बदल दी है। अमेरिका के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना अपनी पोजीशन बदल रही है और उसका नया फोकस यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण है, जहां वो कई गुना ज्यादा ताकत से हमला करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका के एनएसए जैक सलिवन ने दावा किया कि रूस की कोई सोची समझी चाल नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया कदम है। उन्होंने कहा कि रूस ने कीव पर कब्जा जमाने, ज़ेलेंस्की सरकार को गिराने और यूक्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उस पर हमला किया था। लेकिन ऐसे बड़े बड़े टारगेट सेट करने से पहले उसने यूक्रेन की सेना की ताकत और उसे अमेरिका और उसके साथी देशों से मिलने वाली मदद का अंदाजा ही नहीं लगाया। रूस ने उन्हें हल्के में लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन को यूक्रेन से जंग छेड़ने के अपने असल मकसद को तिलांजलि देनी पड़ी और अब उनकी नजर यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर है। Russia is repositioning its forces to concentrate its offensive operations in eastern and parts of southern Ukraine. लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने चेताया कि रूस के पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस करने का मतलब ये कतई नहीं है कि यूक्रेन के बाकी इलाकों में शांति हो जाएगी। अमेरिका ने दावा किया कि इस दौरान रूस कीव, ओदेसा और खार्किव जैसे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दागता रहेगा ताकि वहां उसका आतंक बना रहे। और रूस और यूक्रेन पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही। दुनिया के अलग अलग देशों ने रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन देशों ने रूस के 90 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। इटली ने रूस के 30 राजनयिकों को अपने देश से निकाला, जबकि लातविया ने 13 रूसी राजनयिकों को अपने देश लौटने को कह दिया है। वहीं एस्टोनिया ने 14 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखाया और स्लोवेनिया ने भी अपने देश से 33 राजनयिकों को बाहर कर दिया है। इन सभी देशों ने सुरक्षा की वजहों से ये कदम उठाए हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच ही यूके में विपक्षी दल लेबर पार्टी के सांसद अपने एक बयान से विवादों में घिर गए। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि वो खुश होंगे अगर रूसी हैकर यूके की परमाणु जानकारी हैक कर लेंगे। और फैबियन हैमिल्टन ने बयान दिया था साल 2019 में, जब वो एक चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे थे। यूक्रेन पर हमले के बाद यूके भी रूस के खिलाफ है। ऐसे में रूस के पक्ष वाला ये बयान अब सुर्खियों में आ गया। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने हैमिल्टन पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बयान को देशद्रोह बताया, लेकिन हैमिल्टन की लेबर पार्टी ने उनका बचाव किया और उन्हें पद से हटाने से इनकार कर दिया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए जासूसी करने वाले एक ब्रिटिश गार्ड का जर्मनी से प्रत्यर्पण किया जाएगा, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मौजूद ब्रिटेन के दूतावास में तैनात था। बताया गया कि वो पैसों के लिए ब्रिटिश दूतावास में आने और जाने वाले सभी लोगों की जानकारी रूस तक पहुंचाता था, लेकिन पिछले साल अगस्त महीने में उसे जासूसी के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही उसे ब्रिटेन लाने की कोशिशें जारी थी। और इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की एक अदालत ने उसके खिलाफ आरोप साबित होने के बाद उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। खबर है कि ये जासूस पिछले 16 साल से ही जर्मनी के ब्रिटिश दूतावास में काम कर रहा था और उसने नवंबर 2020 तक दूतावास से जुड़ी अहम जानकारियां पुतिन को दी। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की एक महिला ने अपनी 2 साल की मासूम की पीठ पर अपने घर का पता लिख दिया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई हैं। यही नहीं, उस महिला ने अपने घर के पते के साथ अपनी बेटी का नाम और उसका जन्मदिन की तारीख भी उसकी पीठ पर पेन से लिख दी। और बताया गया कि उस महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि रूसी हमले में अगर उसकी मौत हो जाए या फिर अफरा तफरी के माहौल में अपनी बेटी से बिछड़ जाए तो कोई उसका नाम और घर के पते से उसकी पहचान कर सके। इसके अलावा उसने एक पेपर पर भी उस बच्ची का नाम और पता लिखकर उसकी जैकेट में रख दिया। उधर चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का पक्ष लेकर डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है।
24 फरवरी को जब जंग की शुरुआत हुई थी तब से अब तक चीन ने एक बार भी रूस की आलोचना नहीं की। यही नहीं, खबर आई है कि रूस ने सबसे पहले चीन से ही मदद मांगी थी। लेकिन अब जिनपिंग की चाल पुतिन और जेलेंस्की दोनों को अपने पाले में रखने की है। मतलब वो चाहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हो। एक और वो रूस से दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन में दवाइयां और दूसरी चीजें भेजकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना की ओर से वहां दवाइयों की खेप भेजने की तस्वीरें भी आईं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दिखाने के लिए यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। खबर है कि एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी की रूस के विदेश मंत्री से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि चीन उम्मीद करता है कि रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता का नतीजा सीज फायर हो। इतना ही नहीं, डबल गेम खेलने के चक्कर में वांग यी ने यह भी कह दिया था कि चीन यूक्रेन में केवल और केवल शांति चाहता है और एक संतुलित सुरक्षा तंत्र पर जोर देता है। खबर है कि बातचीत के दौरान चीन ने रूस को पंचशील सिद्धांतों पर भी लंबा चौड़ा भाषण दिया था। ये वही पंचशील सिद्धांत है जिन्होंने 1954 में भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। ये समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चो अन लाई के बीच हुआ था, जिसके तहत 5 अहम बातों पर दोनों देशों में सहमति बनी थी, जिनमें पहली थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। दूसरी बात थी एक दूसरे पर हमला नहीं करना। पंचशील सिद्धांतों में एक और जरूर बात थी जो शामिल थी कि दोनों देश आपसी फायदे के लिए बराबरी रखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों देशों का अस्तित्व शांतिपूर्ण तरीके से बना रहेगा। और चीन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन भी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करे। जिनपिंग के प्यादों ने पुतिन के मंत्रियों को इनके बारे में जानकारी भी दी थी। माना जा रहा है कि चीन ऐसा अपने आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि उनका काम ना रूस के बिना चलेगा और ना यूक्रेन के बिना। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जिनपिंग बाइडेन को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन की ओर से बयान जारी किया गया था कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता नहीं देखना चाहता। युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जिनपिंग का ये प्लान दुनिया को पता चलने लगा था। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के सामने शांति दूत बनने की कोशिश भी की थी। वहीं रूस के लगातार हमलों से खौफ में जी रहे यूक्रेन के लोगों ने वहां से निकलना तेज कर दिया है और इसके लिए डोनेस्क इलाके के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और क्रामातोर्स्क के रेलवे स्टेशन के बाहर तक लोगों की कतार लग गई। ट्रेन के आते ही लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। कुछ भागकर उसमें चढ़े तो कुछ वहां पहुंचने के लिए पटरियां लांघते नजर आए। इस बीच वहां के मेयर ने लोगों से बात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही देश की रक्षा के लिए दूसरे इलाकों में जा रहे अपने सैनिकों को गले लगाकर उन्हें रवाना किया। अपना शहर छोड़ने पर मजबूर कुछ लोगों की आंखों में तो आंसू तक आ गए। तो वहीं अपनी कारों से इलाका छोड़ने वालों की तादाद भी अच्छी खासी दिखाई दी। हाईवे पर जितनी दूर तक निगाह गई सिर्फ गाड़ियों की लाइन लगी नजर आई। एक तरफ शहर से लोग निकलते दिखे तो दूसरी तरफ फौज का बड़ा काफिला वहां दाखिल होता नजर आया, जिनमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं। वहीं यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस का ये दावा है कि उसने लोगों की मदद के लिए खार्किव में राहत सामग्री भेजी है। उसकी तरफ से उसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें रूसी सेना के जवान लोगों को खाने पीने का पैकेट बांटते हुए साफ नजर आए। घरों में कैद लोगों को जैसे ही मदद के बारे में पता चला, भारी तादाद में वो इकट्ठा हो गए। इसके बाद रूस के जवानों ने एक एक कर सभी को खाने के पैकेट्स दिए। रूसी सैनिक कई ट्रक राहत सामग्री के साथ शहर में पहुंचे थे। खबर है कि रूस की ये दिखाने की कोशिश है कि जंग में उसकी तरफ से आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उनकी मदद की जा रही है। इस बीच पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर 42 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इनमें बड़ी संख्या में रूस और बेलारूस के ट्रक ड्राइवर शामिल हैं, जिन्हें यूक्रेन के समर्थन वाले लोगों ने बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। हालांकि इस दौरान छोटी गाड़ियां तो सड़क पर आगे बढ़ती दिखीं, मगर ट्रकों के पहिए थमे नजर आए। अपने इस सफर में ये ड्राइवर खाने पीने की चीजों की किल्लत से भी जूझते दिखे, क्योंकि 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबे जाम में फंसकर उनके खाने पीने की कई चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। इस दौरान हाईवे पर फंसे इन ड्राइवरों को कड़कड़ाती ठंड ने भी खूब परेशान किया। Вчера я приехал в первой половине дня, стал в колейку 42 километра. असल में यूक्रेन के समर्थन वाले लोगों ने इन ट्रक ड्राइवरों को बॉर्डर पर रुकने को मजबूर कर दिया।
इनका कहना है कि रूस और बेलारूस की वजह से ही यूक्रेन के लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हुए। उधर 1 महीने से जारी जंग के खिलाफ अब रूस में भी पुतिन का विरोध शुरू हो गया है। वहां राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों पर रूस की पुलिस ने सख्ती दिखाई और उसे घसीट कर वहां से अलग करना शुरू कर दिया। एक जगह पर तो 2 पुलिस वाले एक महिला प्रदर्शनकारी की बाह पकड़कर उसे भीड़ से अलग करते दिखे, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। पुलिस वाले उसे वहां से जबरदस्ती खींचकर अलग करते दिखे। हालांकि इसके बावजूद उसकी नारेबाजी नहीं रुकी। बताया गया कि जंग के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराने वाले इसी तरह के 200 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो कि राजधानी मॉस्को समेत रूस के 17 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे। और रूस की बमबारी ने पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन के इरपिन शहर में बड़ी बड़ी इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़ दूसरे शहरों में चले गए हैं, तो कोई यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में बस गए हैं। इरपिन भी एक ऐसा शहर है जहां रूस की सेनाओं ने कब्जा किया था। काफी दिनों तक रूस की सेना यहां रही थी, लेकिन जब छोड़ के गई है तो निशान जो दिखाई दे रहे हैं